अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात बाढ़ संकट के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की। देश से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन यूपी के 1 दर्जन से ज्यादा जिले इस वक्त बाढ़ का सामना कर रहे हैं। लाखों लोगों ने घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण ले रखी है, जहां उनके खाने पीने और दवाई पानी का इंतजाम राज्य सरकार की ओर से किया गया है। हालांकि अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को मदद का इंतजार है। ऐसे लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत दूसरी सरकारी एजेंसियां युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चला रही हैं। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और जहां जरूरत पड़ी वहां वो बाढ़ पीड़ितों के बीच भी पहुंचकर लोगों को सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दे रहे हैं। मकान डूबे, दुकानें डूबी, मंदिर और स्कूल तक डूब गए, खेत खलियान और सड़कें भी डूबी। बाहर से हाहाकार की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की हैं। बाराबंकी से लेकर कुशीनगर तक और गोंडा से लेकर प्रयागराज तक कमोबेश हालात एक जैसे ही हैं। बेमौसम बारिश से सरयू और घाघरा जैसी नदियों में आए उफान से 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में बाढ़ का संकट बीते कुछ दिनों से बना हुआ है। हमारी मौजूदगी इस वक्त गोंडा जिले में है और जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उससे आपको अंदाजा रहेगा कि बाढ़ ने क्या भयावह रूप ले रखा है। कैमरा में नीरज पीछे से तस्वीर दिखाएंगे और आप देखेंगे पीछे की तस्वीर तो आपको एक यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय नजर आएगा। ये विद्यालय जरूर यहाँ पर खड़ा है, इसमें सफेद और नीले रंग की पुताई भी हुई है और इसमें आपको जो इसकी खिड़कियां हैं वो भी नजर आ रही होंगी, कुछ खुली कुछ बंद, पर आपको कहीं भी इसका दरवाजा नजर नहीं आ रहा होगा और इसके अंदर दाखिल होने का रास्ता नजर नहीं आ रहा होगा। और वो इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि पूरा स्कूल, आधे से ज्यादा स्कूल बाढ़ के पानी में डूब चुका है। ना यहाँ अध्यापक हैं, ना अध्यापिकाएं हैं, ना छात्र हैं, ना छात्राएं हैं। अगर कुछ है तो केवल और केवल बाढ़ की त्रासदी और सन्नाटा। कुछ घर भी आपको यहाँ पे इर्द गिर्द नजर आएंगे। आप अगर देखेंगे गोंडा से हम रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, ट्रैक्टर अगर आप सामने देखेंगे तो आप देखेंगे ट्रैक्टर का जो टायर है जो कि अपने आप पे बहुत बड़ा होता है, उसके काफी ऊपर तक पानी पहुंचा हुआ है। घर की झोपड़ियां हैं, जो कच्चे मकान हैं, वो तो पानी में समा ही चुके हैं। हालांकि मुसीबत की इस घड़ी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत दूसरे सरकारी एजेंसियों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम शुरू किया है। लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, जबकि कुछ लोग तो खुद ही जान बचाने के लिए घर बाहर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा चुके हैं। ये तस्वीरें बस्ती जिले की हैं, जहां बाढ़ के पानी में घिरे दर्जनों गांव में लोग फंसे हुए हैं। कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए मकान की छतों पर शरण ले रखी है, जबकि कई परिवार अभी भी सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। हमारे इधर चारों तरफ मतलब पानी फैला हुआ है, खाने कुछ नहीं मिल रहा है। 4 दिन से पानी भरा हुआ है। खाना नहीं खाया? खाना कुछ नहीं खाया। कितने घंटे हुए खाने? 24-36 घंटे होने वाला था, कुछ नहीं खाया। सैलाब के संकट का सामना इस वक्त सैकड़ों गांवों के लोग कर रहे हैं। इस बात को गंभीरता से लेते हुए सरकारी एजेंसियों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। कहीं राहत शिविरों में लोगों को पहुंचाया जा रहा है तो कहीं लोगों के खाने और दवाइयों का इंतजाम सरकार की ओर से किया गया है। हवाई सर्वे करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंच रहे हैं और उन्हें राहत सामग्री बांटी जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि मुसीबत की इस घड़ी में मकान टूटने पर बाढ़ पीड़ितों को 1,20,000 रुपए, किसी की जान जाने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए, जबकि गंभीर रूप से जख्मी होने पर 75,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। वहीं खाने पीने का सामान भी मुहैया कराया जा रहा है। जो गांव प्रभावित है, मेरुंड गांव है, उन गांवों में राशन किट के लिए 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो अरहर, नमक, मिर्च, मसाले, 5 लीटर केरोसिन समेत घर की उन सभी आवश्यकताओं के लिए शासन स्तर पर भरपूर मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री के अलावा उनके मंत्री और विधायक भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और वो वहां प्रशासन के साथ मिलकर लोगों की मदद में जुटे हैं। तस्वीरें कुशीनगर की हैं, जहां इलाके के विधायक बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे और लोगों को खाने पीने की किट मुहैया कराई। इसी तरीके से दूसरे बाढ़ प्रभावित जिलों में भी डीएम समेत तमाम जिलाधिकारी लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। गोंडा में इस समय 142 गांव प्रभावित हैं और हमारी जो घाघरा है वो उसका जल स्तर घट रहा है और आज सुबह 8 बजे का जो है फिगर 64 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है अभी। और जो किट्स वगैरह हैं बहुत घरों तक पहुंच रही हैं? हाँ, यथासंभव भिजवाई जा रही हैं और हमारा पूरी उनका लंच पैकेट की तैयारी है। विशेष रूप से आज हम लोग ने महरीपुर गए हैं, अफसानपुर गांव में गए हैं। लोगों को अपील किया जा रहा है बहुत जल्दी से लोग बाढ़ चौकी पे आ जाएं। वहां पर शौचालय की व्यवस्था, शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था, मेडिकल हेल्थ कैंप और इसके अलावा जितनी भी राहत के संबंधित व्यवस्थाएं हैं वहां पर सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है। उधर प्रयागराज में भी बारिश की वजह से गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इन नदियों का पानी एक बार फिर से शहरों के निचले इलाकों तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से आम जनजीवन पर खासा असर हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग इन नदियों के बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए है, ताकि अगर हालात ज्यादा बिगड़े तो लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके। हालांकि राहत भरी खबर ये है कि लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक मौसम में बदलाव देखने को मिला है। वहां बारिश बंद हो चुकी है और नदियों का जलस्तर भी धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में बाढ़ प्रभावित जिलों में हालात सामान्य हो जाएंगे। गोंडा से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूपी के बाढ़ प्रभावित जिलों में अयोध्या भी शामिल है, जहां कुछ दिनों बाद सरयू तट पर दिवाली के मौके पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम होने जा रहा है। लेकिन उफान पर बह रही सरयू नदी चिंता का सबब बनी हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि मौसम अब साफ हो चुका है और बारिश वाले बादलों की विदाई हो चुकी है। इसी बीच दीपोत्सव की शुरुआत के लिए सरयू नदी के रौद्र रूप को शांत कराने के लिए आज सरयू तट पर हवन और पूजन किया गया। इस कार्यक्रम को साधु संतों और दीपोत्सव कार्यक्रम से जुड़े लोगों ने संपन्न करवाया। लेकिन अगर दीपोत्सव वाले दिन मौसम फिर से बदला तो इसके आयोजन के लिए प्लान बी क्या होगा, ये बता रहे हैं दीपोत्सव कोऑर्डिनेटर अजय प्रताप सिंह। दीपोत्सव को लेकर आज राम की पैड़ी पर बाकायदा पूजा अर्चना हुई और यज्ञ और हवन भी हुआ और सरयू माता से प्रार्थना की गई कि निर्विघ्न रूप से ये पूरा जो दीपोत्सव कार्यक्रम है ये संपन्न हो जाए। अब सवाल यहीं पे है और उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ दीपोत्सव के कोऑर्डिनेटर अजय प्रताप सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपने बड़ी गुड न्यूज की, आपने पूजा अर्चना और ये भूमि पूजन कर दिया। हम लोगों के हिंदुलॉजी में आशीर्वाद लेना बड़े काम के पहले जरूरी होता है। उसी के सापेक्ष हम लोगों ने हवन यज्ञ किया, मां सरजू से आशीर्वाद मांगा। तो प्रार्थना क्या की? प्रार्थना की है कि दीपोत्सव 2022 का लक्ष्य हमारा पूरा हो और निर्विघ्न न हो। एक बड़ा सवाल है कि आजकल जो बाढ़ के प्रकोप है यूपी में, उसमें अयोध्या भी एक है। ऐसे में अगर बारिश होती तो आपका प्लान बी क्या होगा? हमारी प्लान देखिए, ये घाट है और यहाँ ये बना हुआ है बैराज, जिससे हम सरजू का पानी आने से रोक सकते हैं या ज्यादा हो गया तो बाहर छोड़ सकते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत इशू नहीं है अगर उस समय बारिश सडन न हो तो। अच्छा, क्योंकि लक्ष्य तो 17 लाख का है। अगर जरा भी बारिश रुकी, उस दिन भी रुकी, 2 घंटे भी रुकी, तो पानी की कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्लान बी तो तैयार किया होगा? हाँ, प्लान बी तो हम लोग फिलहाल तैयार किए हैं। बस एक ही है कि इसीलिए तो प्रार्थना हम लोग किए हैं, क्योंकि प्रकृति से आप कैसे बचेंगे। आगे बढ़ते हैं बाद देश के वीर सुपूतों की, जिनकी मदद के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मां भारती की सुपूत नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है। सशस्त्र बलों की कैजुअलिटी वेलफेयर फंड के लिए ये वेबसाइट शुरू की गई है। खास बात यह है कि इस वेबसाइट के जरिए कोई भी शहीदों के परिवारों को सीधे मदद कर सकेगा। नेशनल वॉर मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना प्रमुख और सेना के दूसरे बड़े अफसरों समेत मशहूर हस्तियां
शामिल हुई। एलएसी से लेकर एलओसी तक, बर्फ से ढके पहाड़ों से तपते रेगिस्तान तक, समुद्र से लेकर आसमान तक, हिंद के रखवाले चाहे दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी या फिर बरसात, देश की सुरक्षा में 24 घंटे मुस्तैद है, ताकि चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश अपनी साजिशों में सफल न हो पाए। जब भी देश को इनकी जरूरत पड़ी, तब हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने हंसते हंसते अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। पाकिस्तान से जंग हो या चीन की फौज से मुकाबला या फिर आतंकवादियों से लोहा लेना, सेना के जवानों ने अपने पराक्रम का परिचय हर बार दिया है। इनके इसी त्याग और बलिदान को देखते हुए सरकार की ओर से मां भारती के सुपूत नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। ये तस्वीरें उसी वेबसाइट लॉन्चिंग कार्यक्रम की हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये वेबसाइट शुरू की। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना प्रमुख और सेना के दूसरे बड़े अफसरों समेत कई मशहूर हस्तियां मौजूद रही। इस वेबसाइट के जरिए कोई भी इस पर विजिट करके शहीद या जख्मी जवानों की मदद के लिए आगे आ सकता है। इसलिए हमारा पूरा दायित्व बनता है कि हम उन सैनिकों और उनके परिजनों के सहयोग में आगे आएं। जिस तरह हमारी सुरक्षा का दायित्व हमारे सैनिकों पर है, उसी तरह उनके और उनके आश्रितों का उत्तरदायित्व हम सबके ऊपर है। सभी के लिए सुरक्षा यह पहली जरूरत होती है। और जब हम यह मानते हैं कि किसी भी समाज की सुरक्षा सर्वोपरि है, तो स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले वीर सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के प्रति समाज के सभी वर्गों की अहम जिम्मेदारी है। वैसे तो सरकार की ओर से शहीद और जख्मी जवानों के परिवारों की मदद के लिए कई स्कीमें लॉन्च की गई हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार की इस पहल से देश का कोई भी नागरिक अपनी क्षमता के मुताबिक इन जवानों की मदद कर सकता है। लंबे समय से जो लोग सेना के शहीदों के लिए, उनके परिवारों के लिए, घायलों के लिए आर्थिक मदद करना चाहते थे, उनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था और इसीलिए पहली बार इस मां भारती के वीर सपूत इस वेबसाइट को शुरू किया गया है। और इससे उम्मीद की जा रही है कि तीनों सेनाओं से जुड़े जो हमारे वीर सपूत हैं, अलग अलग मोर्चों पर घायल हो जाते हैं, उनके परिवारों को तुरंत आर्थिक मदद देने के लिए ये प्रयास काफी अहम साबित होगा। सबसे खास बात यह है कि अभिनेता अमिताभ बच्चन इसके गुडविल एम्बेसडर हैं, जिन्होंने इस मौके पर अपनी वीडियो संदेश में देश के जवानों को भरोसा दिया कि हर मुश्किल घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। देश की सुरक्षा के लिए फौज है, बंदूकें हैं, लड़ाकू जहाज हैं, मिसाइलें हैं, लेकिन एक फौजी की सुरक्षा के लिए हमें चाहिए मिसाल, एक ऐसी मिसाल जो मां भारती के सपूत को भरोसा दिला सके कि यदि वो सरहद पर शहीद हो जाता है या विकलांग हो जाता है, तो उसके परिवार की देखभाल के लिए पूरा देश खड़ा हुआ। तो वहीं अभिनेता विकी कौशल और बीजेपी सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी इससे जुड़ा एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो लोगों से इस वेबसाइट के जरिए शहीद या घायल जवानों की मदद की अपील करते नजर आ रहे हैं। अपनी आर्मी की मदद करनी चाहिए, उनके परिवारों की मदद करनी चाहिए, अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए अपनी क्षमता के हिसाब से उनको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। जितनी आपकी कैपेबिलिटी हो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आइए इस वेबसाइट को, मां भारती के सपूत को हम विजिट करें और अपनी क्षमता के अनुसार इनके परिवारों की मदद करें। यही हमारा वीर सेनानियों को सच्चा नमन होगा, श्रद्धांजलि होगी। बीते कुछ सालों में सेना के मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ जवानों की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से कई कारगर कदम उठाए गए हैं। जवानों के परिवारों की मदद के लिए लॉन्च की गई ये वेबसाइट भी एक शानदार पहल है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऐसा नहीं है कि मां भारती के सुपूत नाम की वेबसाइट के जरिए सरकार आम जन से ही वीर सुपूतों के शहीदों की उम्मीद पाले बैठी है, बल्कि वो खुद भी शहीदों और युद्ध या फिर आतंकी हमले में जख्मी हुए जवानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। कॉर्पोरेट घरानों से भी बढ़ चढ़कर शहीदों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए योगदान की अपील होती रहती है।
शहादत के सम्मान से जुड़ी मजबूत जन भावनाओं को देखते हुए उद्योग घराने भी सरकार के उस अनुरोध का मान रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि पहली बार हो रहा है कि सशस्त्र बलों के नाम पर ABCWF यानी आर्मी बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड से जुड़ने के लिए आम लोगों से अपील की जा रही है। साल 2016 से इस फंड का इस्तेमाल युद्ध या फिर सैन्य ऑपरेशंस के वक्त शहीद हुए जवानों के परिजनों को तत्काल आर्थिक सहयोग मुहैया कराने के लिए किया जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से शहीद के परिवारों को और भी सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें 10 लाख रुपए की एक मुश्त मदद शामिल है। शहीद की पत्नी को हवाई या रेल यात्रा से जुड़े किराए में रियायत मिलती है। इसके अलावा शहीद की नौकरी के हिसाब से जमा ग्रेच्युटी फंड, छुट्टी का पैसा भी परिवार को मिलता है। शहीद होने वाले जवान की आखिरी तनख्वाह के बराबर ही पेंशन परिवार को मिलती है। किसी सैनिक के शहीद होने पर केंद्र सरकार की तरफ से LPG गैस की एजेंसी या पेट्रोल पंप में 8% के आरक्षण का भी प्रावधान है। अगर शहीद की पत्नी या बच्चे आगे उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं तो उनके लिए पहले से तय कॉलेजों से जुड़े प्रोफेशनल कोर्सेज की सीटों पर आरक्षण की सुविधा रहती है। इसके अलावा आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस के तौर पर शहीद के परिवार को 25 लाख रुपए की मदद करती है। आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन भी अपनी तरफ से शहीद की पत्नी को 10,000 रुपए देती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड की तरफ से भी 30,000 रुपए दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार भी अपनी जमीन पर किसी भी राज्य के शहीद होने वाले जवान के परिवार को 2 लाख रुपए देती है। आर्थिक रूप में मुआवजा देकर शहीदों के परिवारों की अपनों से बिछड़ों की कमी को दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस तरह के प्रयास शहीदों की तरफ से दिखाई गई बहादुरी का एक तरह से सम्मान है। आसमान में उड़ते हर आतंकी खतरे को तोड़ने के लिए हिंदुस्तान ने अब कमर कस ली है। पाकिस्तानी सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और भारत हर नापाक हरकत का जवाब दे रहा है। पंजाब के गुरदासपुर में BSF ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। सरहद पार से आतंकियों ने एक बार फिर से कश्मीर का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की और इसके लिए एक बार फिर से सहारा लिया ड्रोन का, लेकिन वक्त रहते हिंद के वीर सपूतों ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। शुक्रवार की सुबह 4:30 बजे पंजाब के गुरदासपुर बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन ने एंट्री की, लेकिन उसकी खबर मिलते ही BSF के जवान एक्शन मोड में आ गए और ड्रोन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 17 राउंड फायरिंग के बाद ड्रोन नीचे गिर गया। ड्रोन की खोज में BSF ने सर्च ऑपरेशन चलाया और ड्रोन तक पहुंच गए। कोशिश पाकिस्तान की नापाक हरकतों को दर्शाता है कि लगातार किस तरह पाकिस्तान भारत में ड्रग्स और कंसाइनमेंट हथियार के भेज रहा है। इसका पूरा एनालिसिस करा जाएगा ड्रोन का और पाकिस्तान की हर नापाक चाल को नाकाम करने के लिए सीमा सुरक्षा बल पूरी ताकत के साथ सजग है, कर्तव्यनिष्ठ है। कश्मीर में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से आतंकियों के हौसले पस्त हो गए हैं। हालात ये है कि बौखलाए आतंकी अब ड्रोन के सहारे सीमा पार से आतंक का सामान भेजने की कोशिश कर रहे हैं। BSF अधिकारियों का मानना है कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन का इस्तेमाल जम्मू और पंजाब में हथियार, विस्फोटक और नशीले पदार्थों को भेजने के लिए किया जा रहा है। जो ड्रोन है क्वाडकॉप्टर जिसे कहते हैं, उसे डाउन कर दिया। उसके बाद पाया गया कि एक जो रोटार ब्लेड है वो डैमेज हो चुका है, उस पर रिफ्लेक्टर्स भी थे और एक नायलन की रस्सी थी। और ये भी मुमकिन है कि कंसाइनमेंट ड्रॉप हो चुका था और ड्रोन वापस ही जा रहा था पाकिस्तान की ओर। और लगातार हमने देखा है किस तरह से पाकिस्तान ने हर भरपूर कोशिश की है कि वो ड्रोन्स लगातार भेजते रहे। उसमें वो भेज रहा है ड्रग्स, उसमें वो भेज रहा है अलग अलग आर्म्स एंड एम्यूनेशन, और ये इस्तेमाल किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। पंजाब में जिस तरह से हमने देखा लुधियाना ब्लास्ट हो गया या फिर विजिलेंस हेडक्वार्टर्स हो गया, वहां पर RPG का अटैक होना और अपने आप में अलग अलग जगह हरियाणा में भी IEDs की रिकवरी होना, तो ये सब संकेत दे रहा है कि पाकिस्तान ने कोशिश की है। उसके अलावा अगर हम बात करें रोकथाम के लिए स्वदेशी मेक इन इंडिया एंटी ड्रोन लगाए गए हैं।
आतंकियों ने चाल बदली है तो सुरक्षा बलों ने भी उन्हें रोकने के लिए खुद को तैयार कर दिया है। दुश्मन की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगातार भारत और पाक सीमा पर निगरानी रखे हुए है। पहले ये निगरानी ह्यूमन सोर्सेज को लेकर की जाती थी। टावर बना रखे थे, दूरबीन से जवान देखता था कोई घुसपैठ तो नहीं कर रहा है। लेकिन इतनी लंबी 750 किलोमीटर की जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, और जिसमें पहाड़ भी हैं, जिसमें जंगल भी हैं, सांबा इलाके में छोटी छोटी जमीन बहुत टूटी हुई है, सरकंडा बहुत है, तो वो बड़ा एक सीमित ऑपरेशन था। अभी कुछ दिनों से, कुछ अरसे से बीएसएफ ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है घुसपैठ को डिटेक्ट करने के लिए, और इसी सिलसिले में पाकिस्तान की एक और कोशिश घुसपैठ करने को रोका गया है। उड़ते आतंक की हर साजिश को हिंदुस्तान पलक झपकते ही नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। आसमानी खतरों से निपटने के लिए डीआरडीओ भी एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार कर रहा है। हमारी ट्रेन्ड मैन पावर की कमी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी के साधन भी हैं, हमारे पास हथियार भी हैं, लेकिन ये तैयारी एक वैक्यूम में नहीं की जाती है, किसी खतरे को देख के आंकी जाती है। तो आज के दिन जो खतरा भारत की सीमाओं पर है, उसको देखते हुए भारत की सेनाएं पूरे तरीके से सामर्थ्य में हैं और तैयार भी हैं। हिंदुस्तान के जवान सीमा पर मुस्तैदी से तैनात हैं और आसमान में एंटी ड्रोन सिस्टम से नजर रखी जा रही है। पंजाब से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल हिंदुस्तान ड्रोन की तकनीक को बखूबी जानता है और समझता है, और यही एक बड़ी वजह है कि इन आसमानी खतरों से निपटना अच्छे से हिंदुस्तान को आता है, और इसका फॉर्मूला भी हमें पता है। आसमान में उड़ते आतंकी खतरे को सुरक्षा एजेंसियां बखूबी जानती हैं। आसमानी खतरे के खिलाफ हिंदुस्तान बेजोड़ चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, जिसे तोड़ पाना किसी दुश्मन के बस की बात नहीं है। सैन्य ठिकानों पर एंटी ड्रोन गन के साथ ही कमांडो तैनात किए जाते हैं। जम्मू में बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए हुए हैं। सेना के मुख्यालय और कैंप हाई अलर्ट पर है। एलओसी के आसपास ड्रोन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हाई अलर्ट की वजह से साल 2019 के बाद से ही जम्मू कश्मीर में 300 से ज्यादा ड्रोन सरहद के आसपास देखे जा चुके हैं। सीमा पार से आतंकी ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी का मॉड्यूल चला रहे हैं, जिसमें आतंकी हथियार, नगद राशि, ड्रग्स भारत भेज रहे हैं। इस साल की अगर बात करें तो पिछले 9 महीनों में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में 191 ड्रोन की अवैध एंट्री देखी गई है। 191 ड्रोन में से 171 ड्रोन पंजाब सेक्टर के पास भारत पाकिस्तान सीमा पर देखे गए हैं। 20 ड्रोन जम्मू कश्मीर में देखे गए हैं। 2022 में अब तक 7 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए जा चुके हैं। 18 जनवरी को पंजाब के अमृतसर में हवेलियां बॉर्डर आउटर पोस्ट के पास एक ड्रोन मार गिराया था, और 13 फरवरी को एक बार फिर से आतंकियों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन बीएसएफ जवानों ने ड्रोन को मार गिराया। ये ड्रोन अमृतसर में सीविशन बीओपी के पास देखा गया था। इसके बाद 7 मार्च को फिरोजपुर के टीजी सिंह के पास ड्रोन हमले को नाकाम किया गया। 9 मार्च को अमृतसर के हवेलियां बीओपी में फिर से ड्रोन नजर आया, जिसे मार गिराया गया। इसके बाद बीएसएफ के जवानों ने 29 अप्रैल को अमृतसर में पुलमुरान बीओपी के पास एक ड्रोन को मार गिराया था। 8 मई को बीएसएफ के जवानों ने एक और ड्रोन को मार गिराया। 26 जून को पंजाब के अबोहर क्षेत्र में झंगर बीओपी के पास ड्रोन देखा गया और बीएसएफ ने इसको मार गिराया। आसमान में उड़ते आतंकी खतरे के खिलाफ बीएसएफ एक्शन में है। बीएसएफ के पास ड्रोन से निपटने की तकनीक मौजूद है। इस तकनीक को और बेहतर और सटीक बनाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आंतरिक सुरक्षा के लिए दुश्मन ड्रोन का देश में प्रवेश कितना घातक हो सकता है और ये कितना बड़ा खतरा है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने रक्षा विशेषज्ञ राज कादियान से बात की। हमारा पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार
ड्रोन का इस्तेमाल करके हमारी आंतरिक सुरक्षा को खतरा डालता रहा है। पहले भी हथियार भी पकड़े गए हैं जो ड्रोन के जरिए भेजे थे। पंजाब में ड्रग्स भी भेजी जाती हैं, एम्यूनिशन भी भेजा जाता है। बहुत बार पकड़े भी जाते हैं, बल्कि ज्यादा बार पकड़े गए हैं। तो ये खतरा लगातार बना हुआ है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर ड्रोन का इस्तेमाल किस हद तक पाकिस्तान कर सकता है और कर रहा है। तो ये खतरा बना रहेगा, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो अपना काम बड़ी खूबी के साथ, बड़ी कामयाबी के साथ कर रहे हैं। इसीलिए देश आज के दिन सुरक्षित है। दुनिया पर मंडराते मंदी के खतरे के बीच आईएमएफ ने भारत को एक गुड न्यूज दी है। असल में दुनिया के ज्यादातर देश उस वक्त मंदी की आहट से घबराए हुए हैं, मगर भारत में 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है। इतना ही नहीं, भारत इस वक्त दुनिया के सामने उम्मीद बनकर खड़ा है और ये बात आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री ने कही है। दुनिया भर में मंदी की दस्तक के बीच भारत अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दमदार होकर उभरा है। भारत सरकार ने तमाम चुनौतियों के बावजूद 2030 से पहले अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। अब खुशखबरी यह है कि विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री भारत में भरोसा जता रहे हैं और यहां की अर्थव्यवस्था के इस लक्ष्य का दोगुना हासिल करने की उम्मीद जताने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर ने भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। उन्होंने कहा कि $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता सभी देशों में नहीं होती। कुछ देशों के लिए तो यह लक्ष्य हासिल करना बेहद मुश्किल है, लेकिन भारत इस लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता रखता है। लेकिन इसके लिए भारत को संरचनात्मक सुधार करने की जरूरत है। भारत में 6.8 या 6.1% की दर से विकास बड़ी बात है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर की यह रफ्तार एक बेहतरीन संकेत है। किसी भी देश का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कई देशों ने $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का रास्ता तेजी से पार किया है। भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कैसे बने, इसके लिए भी पियरे ओलिवियर ने एक फॉर्मूला सुझाया है। उनकी माने तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने मानव संसाधन में भी निवेश बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने सड़कों और बुनियादी ढांचे में निवेश को सही बताया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के विकास दर का अनुमान 60 बेसिस पॉइंट्स तक घटा दिया था। इसके बावजूद आईएमएफ ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी करार दिया। इस सिलसिले में आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा, भारत तमाम समस्याओं और निराशाओं के बीच एक चमकदार जगह कहलाने का हकदार है, क्योंकि इस कठिन समय में भी वो एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था साबित हो रहा है। भारत इस वक्त अंधेरे में रोशनी की किरण के रूप में उभरा है। इस कठिन समय में भी भारत ने ढांचागत सुधारों के जरिए अपने विकास को बरकरार रखा है, जो सराहनीय है। अभी भारत की अर्थव्यवस्था का आकार करीब $3.5 ट्रिलियन है। यही चीन की अर्थव्यवस्था करीब $12 ट्रिलियन की है। चीन में प्रति व्यक्ति सालाना आय करीब $11,000 है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय करीब $2,200 है। आर्थिक सुधारों के 31 साल में अब तक भारतीयों की आय महज 5 गुना बढ़ी है, जबकि इस अवधि में चीन में प्रति व्यक्ति आय 24 गुना तक बढ़ गई है। ऐसे में अगर भारत $10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन जाता है तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है। इसके लिए जीडीपी को 5 साल तक लगातार 9% की दर से बढ़ाना होगा, जो आसान नहीं है तो बहुत मुश्किल भी नहीं। आदित्य के राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल दुनिया भर में मंदी की आहट के बीच भारत की आर्थिक ताकत लगातार बढ़ रही है। अब तो आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी इस पर अपनी मोहर लगा चुका है। आईएमएफ ने भारत को ऐसा उभरता देश बताया जो वैश्विक मंदी और गिरती विकास दर के बीच दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। असल में भारत ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसने कोरोना संकट के दौर में भी देश की अर्थव्यवस्था को पंख लगाए रखे और इन्हीं वजहों से भारत $10 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। जानकारों का मानना है कि देश की जीडीपी बढ़त दर का इसमें बड़ा रोल है।
लीप फ्रॉगिंग, हम एग्रीकल्चर से सीधे सर्विसेज पे हमारा तवज्जो बढ़ गया और सर्विसेज सेक्टर भारत का सबसे अहम सेक्टर है। अगर आप जीडीपी में इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आप पाएंगे तकरीबन 60-61% के आसपास है। अभी वर्तमान में इसको अगर आप जो सेक्टर पे जोर देने की बात है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स और एम्प्लॉयमेंट, अगर इसको ज्यादा बारीकी से देखेंगे तो मैं 4-5 मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगा। एक है जो निवेश की राशि है, तकरीबन 29% के आसपास है, तो इसको हमको प्रयास करना है कि 36% जो नीति आयोग के कई दस्तावेजों में भी भारतीय रिजर्व बैंक ने भी माना है कि हमको इस विकास की गति को तेज करने के लिए और रफ्तार प्रदान करने के लिए इसको जो करीबन 29-30% की निवेश की का जो अनुपात है, इन्वेस्टमेंट रेशियो है, ये 29 से 36% है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक चुका है। चुनाव आयोग के मुताबिक 2 नवंबर को वहां एक ही चरण में मतदान होगा। 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी और नतीजे सामने आ जाएंगे। हमेशा की तरह इस बार भी चुनाव आयोग ने सभी वर्गों की सहूलियत को ध्यान में रखा है। इस बार 80 साल से ज्यादा बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर्स घर पर बैठ के बैलेट पेपर के जरिए अपना वोट डाल सकेंगे। साथ ही पोलिंग बूथ पर दिव्यांगों के लिए रैंप की व्यवस्था भी की जाएगी। इस बार चुनाव आयोग युवा वोटर्स को भी खास तवज्जो दे रहा है। अब युवाओं को मतदाता के रूप में नामांकन के लिए साल में 4 मौके मिलेंगे। मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए 4 बार अप्लाई किया जा सकेगा। 17 साल से अधिक उम्र के युवाओं के लिए भी अग्रिम आवेदन सुविधा उपलब्ध होगी। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष इंतजाम किए हैं। आज शाम 5 बजे चुनावी राज्य हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरीके से कैश की आवाजाही पर रोक लग चुकी है। हिमाचल में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं, जिस पर 55 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको लिए चलते हैं सिक्किम के गांव की सैर पर। ये गांव है कुछ अनोखा, जो पहले साधनों के अभाव में गुमनामी में जी रहा था। पर्यटकों को तो छोड़ दीजिए, खुद गांव वाले ही यहां से पलायन कर जाते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। इन गांवों को गुमनामी के अंधेरे से बाहर निकालकर वाइब्रेंट बनाने की मुहिम चलाई जा रही है और इस मुहिम के तहत इन गांवों में जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। सुदूर पहाड़ी पर बसा सिक्किम के नाथुला का छांगू गांव। कहते हैं एलएसी पर बसे इस गांव में भूतों का बसेरा था। भूतों का बसेरा इसलिए क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं था, ना ही रहना चाहता था। सरकारी कागजों पर ये गांव घोस्ट विलेज कहलाता था, मगर अब ये गांव निर्जीव से सजीव होने की यात्रा तय कर रहा है। वाइब्रेंट विलेज बन रहा है। एलएसी के गांवों को जीवंत बनाने के लिए भारत सरकार ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। ये मेगा प्लान है घोस्ट विलेज को वाइब्रेंट विलेज में बदलना। जी हां, अलग अलग जगहों पर एलएसी में करीब 500 से 600 ऐसे गांव हैं जहां पर कोई नहीं रहता है, लेकिन अब इन गांवों को बेहतर तरीके से विकसित करने का प्लान मोदी सरकार ने तैयार किया है। इन गांवों को वाइब्रेंट बनाने के लिए यहाँ लोगों को स्थायी रूप से बनाए रखना जरूरी है। व्यवस्थाएं नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, इसलिए लोग यहाँ से पलायन करते रहे। लेकिन सरकार के वाइब्रेंट विलेज मेगा प्लान का एक बड़ा हिस्सा लोगों को मूलभूत सुविधाएं दे रहा है, ताकि लोग यहाँ टिके रहें। हाईवे है, यहाँ पे हाईवे पड़ता है ये रूट हमको। अभी हमारे लिए यहाँ पे जैसे टूरिज्म सेक्टर में थोड़ा बहुत है, अभी याक राइडिंग हो जाता है यहाँ पे, और दुकान है, गाड़ियाँ थोड़ी बहुत यहाँ पे, इसी से हो जाता है गुजारा यहाँ पे। गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल रही है। शहरों से जोड़ने के लिए बीआरओ यहाँ अच्छी और पक्की सड़कें बना रहा है, ताकि नाथुला के लोग सीधे गंगटोक आसानी से पहुंच सकें। ये घोस्ट विलेज जो तब्दील हो चुके थे, उनको वाइब्रेंट विलेज बनाया जा रहा है।
कोशिश ये की जा रही है कि यहां पर लोग रुके, पलायन इनका न हो और इनके लिए बाकायदे सरकार की तरफ से पैसा भी दिया जा रहा है। राज्य सरकार कोशिश ये कर रही है कि यहां पर इनको रोजगार मिले और यहां से ये लोग शहरों की तरफ न जाएं। कोशिश ये भी है कि यहां पर बेहतर तरीके से सुविधाएं मिलें और उन सुविधाओं के आधार पर गांव के जो लोग हैं वो इसी गांव में ही रुके रहें। सरकार लोगों को गांव में रोजगार देने के लिए भी प्रयासरत है। लोगों को गांव के आसपास नौकरियां दिए जाने का प्लान है ताकि लोग यहां से जाए नहीं। यही नहीं, गांव के अंदर ही रोजगार लोगों को मिल जाए, इसके लिए लोकल फॉर वोकल जैसे कामों को वाइब्रेंट विलेज में बढ़ावा दिया जा रहा है। मसलन इस छांगू गांव में लोगों के लिए याक कल्चर को विकसित किया जा रहा है। परंपरागत रूप से यहाँ जो सैलानी आते हैं उन्हें गांव के लोग याक पर घुमाते हैं और पैसा कमाते हैं, इसलिए यहाँ याक पालन बढ़ाया जा रहा है। घोस्ट से वाइब्रेंट बनने के सफर में सिक्किम का ये छांगू गांव अकेला नहीं, इंडो चाइना बॉर्डर पर करीब 500 से 600 घोस्ट गांव हैं, जो अब सरकार के एक बड़े सपने में शामिल हैं और वाइब्रेंट बनने जा रहे हैं। जाहिर है, एलएसी पर बसे होने की वजह से इन गांव के लोग एक तरह की स्ट्रेटेजिक एसेट्स भी होते हैं और उनका सामरिक महत्व भी होता है। इसलिए सरकार चाहती है कि यहाँ बसावट रहे, विकास हो और गांव चमचमाए। जितेंद्र बहादुर सिंह, छांगू गांव, सिक्किम, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।